स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। वर्ष 2000 के शुरुआती दिनों में बुंदेलखंड के लोगों ने एक ऐसी कहानी देखी जो आज भी हमेशा याद रहेगी। सूखे और पानी की कमी के कारण कई गांव में लोगों को अपने जीवन को बचाने के लिए घास खाने पर मजबूर होना पड़ा। तीमकगढ़ और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट्स के सहरिया आदिवासी लोग जो पहले से ही पॉवर्टी और माल न्यूट्रिशन से जूझ रहे थे, अपने बच्चों को पालने के लिए घास खाने लगे। इस घास को पहले धोया जाता, फिर उसके बीजों को पीसकर गेहूं के आटे में मिलाया जाता और रोटी बनाई जाती। इस घटना ने बुंदेलखंड के सीवियर ड्रॉट और फूड इनसिक्योरिटी को सबके सामने रख दिया। मीडिया रिपोर्ट्स और एनजीओज ने स्टोरी को हाईलाइट किया और बाद में नेशनल हेडलाइंस भी बनी। लेकिन इस गर्दिश के बाद इस बारे में सब भूल गए। बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच स्थित एक क्षेत्र है, अपनी खूबसूरत विरासत और रिच कल्चरल हिस्ट्री के लिए जाना गया है। लेकिन दोस्तों, क्यों जब भी भारत में पिछड़े और बैकवर्ड रीजन्स की बात उठती है, तब बुंदेलखंड का नाम सबसे बैकवर्ड एरियाज में शुमार होता है? क्या आपने कभी सोचा है कि बुंदेलखंड इतना पिछड़ा क्यों रह गया? इस बैकवर्डनेस के पीछे क्या वजह हो सकती हैं? सूखे के अलावा एक और इम्पोर्टेंट रीजन है जिसे सब लोग नेग्लेक्ट करते हैं, जिसे जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये वीडियो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ ये वीडियो आपको एसे राइटिंग में भी हेल्प करेगी। और अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रही हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखने की जरूरत है। दोस्तों, आपको आज से ही जुटना होगा, आज से ही अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ेगी। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम एक ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर क्रैक कर पाएं। इसके लिए आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है। और दोस्तों, इसीलिए स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। तो दोस्तों, अगर आप भी यूपीएससी सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको भी अपना विजन लॉन्ग टर्म रखना होगा, कंसिस्टेंटली मेहनत करनी पड़ेगी और डेली जुटकर लगना पड़ेगा। देखिए, ये एग्जाम ऐसा नहीं है जिसको आप सिर्फ 3 महीने में पढ़कर निकाल ले। और दोस्तों, इसीलिए आपको कमिटमेंट करने की जरूरत है। और जो लोग कमिटमेंट कर सकते हैं उनके लिए स्टडी IQ लेकर आया है P2I फाउंडेशन बैचेस। दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेकर आप अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। इन बैचेस में आपको पर्सनल मेंटरशिप के द्वारा फुली सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ साथ हर क्लासेस में आपको आंसर राइटिंग और MCQ प्रैक्टिस तो मिलेगी ही, लेकिन उसके साथ साथ हैंड रिटन नोट्स में मिलेंगे जो आपका बहुत टाइम सेव करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप भी इस एग्जाम को एक बार सीरियसली देकर देखना चाहते हैं तो आपके लिए स्टडी IQ का P2I फाउंडेशन बैच है। तो दोस्तों, इन बैचेस में एडमिशन लेने के लिए आप मेरे कोड RT Life का इस्तेमाल कर सकते हैं और दिए गए इन सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो पर वापस आते हैं। देखिए, बुंदेलखंड के पड़ोस में इस जैसा एक और रीजन है भागेलखंड, जहां बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश के झांसी, ललितपुर, जलौन, हमीरपुर, महोबा और बांदा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया, तीमकगढ़, छतरपुर, पन्ना, सागर और दमोह भी इसी क्षेत्र में आते हैं। वहीं भागेलखंड में मध्य प्रदेश के रेवा, सतना, शाहडोल, सिधी और सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट्स और उत्तर प्रदेश का चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट आता है। इन दोनों ही रीजन्स में रग्ड टेरेन और पानी की कमी जैसे इश्यूज कॉमन हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में मेरा फोकस बुंदेलखंड की डेवलपमेंटल इश्यूज के ऊपर रहेगा, क्योंकि भागेलखंड के डेवलपमेंटल इश्यूज थोड़े से अलग हैं और एक सेपरेट वीडियो डिजर्व करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भागेलखंड के ऊपर भी इसी तरह की वीडियो चाहते हैं तो टारगेट करते हैं इस वीडियो को एटलीस्ट 5000 लाइक्स के। ज्योग्राफिकली देखें तो बुंदेलखंड का पठार साउथ में विंध्यास और नॉर्थ में यमुना रिवर से बाउंडेड है, जिसकी एवरेज एलिवेशन 300 to 600 मीटर्स अबव सी लेवल है। और इसी वजह से बुंदेलखंड में एनुअल रेनफॉल सिर्फ 700 से लेकर 900 mm के बीच होती है, जो इसे एक सेमी एरिड रीजन बनाती है। साथ ही यहाँ की रेड सॉइल और रॉकी टेरेन वाटर रिटेंशन कैपेसिटी में वीक हैं, जिससे ओवरऑल वाटर अवेलेबिलिटी और मिट्टी की नमी में कमी होती है और इसलिए यहाँ के ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज भी काफी पुअर हैं। यमुना, बेतवा, केन और धासन यहाँ की मेजर नदियां हैं। लेकिन हिस्टोरिकली देखें तो रग्ड प्लेटो और स्टीप हिल्स इसे एक नेचुरल फोर्ट्रेस बनाते हैं। ये रीजन नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के मेजर रूट्स को कनेक्ट करता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण मिलिट्री और ट्रेड रूट भी बनाते हैं। प्राचीन काल में बुंदेलखंड को छेड़ी राज्य के नाम से जाना जाता था और यहाँ चंडेला और बुंडेला राजपूत का रूल रहा। चंडेला राजवंश ने 10th से 13th सेंचुरी के बीच में इस रीजन पर राज किया और कई शानदार मंदिरों का निर्माण भी, जिनमें खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर शामिल हैं।
बुंदेला डायनेस्टी के नाम पर ही इस रीजन का नाम बुंदेलखंड पड़ा। शेर शाह सूरी के समय से लेकर मुगल, मराठा और ब्रिटिश साम्राज्यों तक सभी ने बुंदेलखंड पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की। 1857 के विरोध के दौरान झांसी की वीर रानी लक्ष्मीबाई ने इस रीजन में ब्रिटिश के खिलाफ जंग लड़ी और आजादी के बाद बुंदेलखंड को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच डिवाइड कर दिया गया। बुंदेलखंड की स्ट्रैटेजिक लोकेशन उसे हर समय अलग अलग साम्राज्यों का निशाना बनाती रही। यह रीजन नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के मेजर रूट्स को कनेक्ट करता है, जो इसे एक महत्वपूर्ण मिलिट्री और ट्रेड रूट बनाता है। शेर शाह सूरी के समय से लेकर मुगल और मराठा साम्राज्यों तक सभी ने बुंदेलखंड पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश की, क्योंकि यह रीजन नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट जाने वाले रास्तों का एक मुख्य केंद्र था और इसलिए किलों का निर्माण यहां अक्सर कर हुआ, जैसे कलिंजार और झांसी के किले, जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी के लिए काफी महत्वपूर्ण थे। इन सब कारणों से बुंदेलखंड अक्सर इन्वेजन्स और कॉन्फ्लिक्ट का शिकार बना। हर किंगडम चाहता था कि यह रीजन उनके कंट्रोल में रहे ताकि वो अपने ट्रेड रूट्स को सुरक्षित कर सकें और अपने मिलिट्री प्रेजेंस को मजबूत भी। और इन्हीं हिस्टोरिकल कॉन्फ्लिक्ट्स और इन्वेजन ने बुंदेलखंड की लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को प्रभावित किया और यह रीजन आज अपने पिछड़ेपन से जूझ रहा है। हेंस पास्ट में इस रीजन को एक ट्रांजिट रूट की तरह देखा गया और नॉर्थ इंडिया के फर्टाइल प्लेन्स के सामने यहाँ के एग्रीकल्चर डेवलप करने की पुरजोर कोशिश हमें देखने को नहीं मिली और इसी लैक ऑफ डेवलपमेंट की वजह से बुंदेलखंड के लिए अलग राज्य की मांग कई सालों से उठ रही है। बुंदेलखंड के लोगों का मानना है कि अलग राज्य बनने से यहाँ के विकास पर ज्यादा ध्यान दिया जा सकेगा और लोकल इश्यूज को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकेगा। 2011 में मायावती की सरकार ने इस मांग को सपोर्ट भी किया। बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा जैसे संगठन इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते रहे, लेकिन दोस्तों इन सब के बावजूद भी ये रीजन विकास से वंचित रहा। बुंदेलखंड रीजन को यहाँ की ज्योग्राफी की वजह से बार बार सूखे और पानी की कमी का सामना करना पड़ा, जो यहाँ के कृषि पर बहुत बुरा असर डालता है। 1968 से 1992 के बीच में ड्रॉट्स के मामले 3 गुना बढ़ गए और रिसेंटली 2019 में झांसी और महोबा जैसे जिलों में सीवियर पानी की कमी देखने को मिली, जहां कई गांवों में पीने का पानी भी मौजूद नहीं था और ये गांव टैंकर्स पर निर्भर रहे। कंपैरेटिवली उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अन्य हिस्सों में ज्यादा कंसिस्टेंट बारिश होती है और इन रीजन्स में बेटर वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन फैसिलिटीज भी हैं, जो मॉनसून की अनिश्चितता के प्रभाव को और कम कर देती हैं। ये स्पष्ट अंतर दिखता है कि बुंदेलखंड में बेहतर वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है ताकि यहाँ की कृषि और सामाजिक स्थिति को सुधारा जा सके और इसी वजह से बुंदेलखंड रीजन में पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी दोनों ही बहुत बड़े इश्यूज हैं। 2003 के ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बुंदेलखंड के 38% लोग बिलो पॉवर्टी लाइन हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के बाकी रीजन्स में ये नंबर सिर्फ 31.8% है। ये पॉवर्टी का हाई रेट मेनली फ्रीक्वेंट ड्रॉट्स और पुअर एग्रीकल्चरल यील्ड के कारण है। ऐसी हालत में बुंदेलखंड के लोगों का जीवन काफी कठिन बन गया है। पॉवर्टी और फूड इनसिक्योरिटी के कॉम्बिनेशन ने इस रीजन को और भी पिछड़ेपन में धकेल दिया है। बुंदेलखंड की इकोनॉमी प्रीडोमिनेंटली एग्रीकल्चरल है और यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट दूसरे क्षेत्रों के कंपैरिजन में काफी कम हुई है। इसी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटीज और इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बहुत लिमिटेड है, जो इस रीजन को इकोनॉमिकली स्टैग्नेंट तो बनाता ही है, लेकिन यहाँ के बाशिंदों के लिए माइग्रेशन का इशू भी क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के तौर पे 2008 तक बुंदेलखंड में सिर्फ 2 लार्ज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थी। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की एक यूनिट झांसी में और बिरला ग्रुप की एक सीमेंट प्लांट दमोह में। बाकी के डिस्ट्रिक्ट्स में मीडियम और स्मॉल साइज इंडस्ट्रियल यूनिट्स स्कैटर्ड हैं, लेकिन मॉडर्न इंडस्ट्रीज का यहाँ कोई मेजर प्रेजेंस नहीं है। यहाँ तक कि बीड़ी इंडस्ट्री यहाँ के लार्जेस्ट नॉन एग्रीकल्चरल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्स है, जो 2 लाख लोगों को डायरेक्टली एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है। कॉन्ट्रास्ट में उत्तर प्रदेश के वेस्टर्न रीजन्स में इंडस्ट्रियलाइजेशन ज्यादा एडवांस्ड है। वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का मथुरा, जो 1960s में डेवलप हुआ, आज एक मेजर इंडस्ट्रियल हब है। आज भी बुंदेलखंड में इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एफर्ट्स चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी यानी कि बीड़ा एस्टैब्लिश की है और ₹8,000 करोड़ लैंड एक्विजिशन के लिए दिए, ताकि झांसी और चित्रकूट जैसे जगहों को इंडस्ट्रियल हब के रूप में डेवलप किया जा सके। झांसी में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1000 हेक्टेयर्स लैंड एलोकेट की गई और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जैसे प्रोजेक्ट्स भी इस रीजन के डेवलपमेंट को बूस्ट करने में मदद कर रहे हैं। बुंदेलखंड रीजन में पुअर
पुअर कनेक्टिविटी भी एक मेजर इशू है। यहाँ का ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी अंडर डेवलप्ड है, जो गुड्स और लोगों की मूवमेंट को हिंडर करता है और साथ ही साथ ट्रेड एंड सर्विसेज का एक्सेस इफेक्ट करता है। हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की बात करें तो बुंदेलखंड में NH44 एक मेजर हाईवे है जो इस रीजन को नॉर्थ से साउथ तक कनेक्ट करता है। यह हाईवे श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जाता है और बुंदेलखंड के झांसी और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट से गुजरता है, लेकिन दूसरे डिस्ट्रिक्ट्स के साथ इस हाईवे की कनेक्टिविटी काफी पुअर है। इसके अलावा आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है जो चित्रकूट को इटावा से कनेक्ट करेगा। ये एक्सप्रेसवे बुंदेलखंड के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है जो ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को बूस्ट कर सकता है। रेलवे जंक्शंस भी बुंदेलखंड की कनेक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। झांसी जंक्शन एक मेजर रेलवे हब है जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कई इंपॉर्टेंट सिटीज को कनेक्ट करता है। ये जंक्शन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स का एक मेजर इंटरसेक्शन है। झांसी जंक्शन के थ्रू मेजर ट्रेन्स गुजरती हैं जो भारत के अन्य हिस्सों को बुंदेलखंड से जोड़ती हैं। इसके अलावा बांदा और महोबा रेलवे स्टेशंस भी इस रीजन के इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशंस हैं। लेकिन इन रेलवे स्टेशंस की हिंटरलैंड से कनेक्टिविटी आज भी एक बड़ा इशू है। एयरपोर्ट्स की बात करें तो बुंदेलखंड में मेजर ऑपरेशनल एयरपोर्ट अभी झांसी में है, जिसे रिसेंटली डेवलप किया गया। झांसी एयरपोर्ट को एक ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के रूप में डेवलप किया जा रहा है जो फ्यूचर में इस रीजन की एयर कनेक्टिविटी को भी काफी इंप्रूव करेगा। इसके अलावा खुजराहो एयरपोर्ट जो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में स्थित है वो भी इंपॉर्टेंट डोमेस्टिक फ्लाइट्स को हैंडल करता है, लेकिन इसकी कैपेसिटी भी काफी कम है। नेशनल वाटरवेज भी बुंदेलखंड के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यमुना रिवर जो इस रीजन से गुजरती है एक प्रपोज्ड नेशनल वाटरवे का पार्ट है और ये प्रपोज्ड वाटरवे नेशनल वाटरवे 1 जो प्रयागराज से हल्दिया तक जाता है इस रिवर को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा, जो बुंदेलखंड के ट्रेड और ट्रांसपोर्ट को और भी बूस्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट के साथ साथ ह्यूमन डेवलपमेंट भी इंपॉर्टेंट है। बुंदेलखंड को पुअर एजुकेशनल और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जाना जाता है। यहाँ की लिटरेसी रेट सिर्फ 68% है, जो उत्तर प्रदेश के 75.4% और मध्य प्रदेश के 69.3% से काफी कम है। हेल्थ केयर फैसिलिटीज भी यहाँ उतनी अच्छी नहीं है। बुंदेलखंड में सिर्फ 12 हॉस्पिटल बेड्स पर 1 लाख लोग हैं, जबकि उत्तर प्रदेश के बाकी हिस्सों में ये संख्या 21 है और मध्य प्रदेश में 19। और इस रीजन के बैकवर्डनेस का सबसे मेन रीजन है पॉलिटिकल नेग्लेक्ट, जो इसके विकास में बड़ी रुकावट बना। ये रीजन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच लोकेटेड है, लेकिन हमेशा से स्टेट और नेशनल पॉलिटिक्स में अंडर रिप्रेजेंटेड रहा है। इसी वजह से डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स और पॉलिसीज का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन यहाँ नहीं हुआ है। इस रीजन से एक लीडर उमा भारती जी ने बुंदेलखंड के विकास के लिए कई इनिशिएटिव्स लिए। उमा भारती जी ने बुंदेलखंड में विकास अपनी प्रायोरिटी बनाया और अलग बुंदेलखंड राज्य बनाने का भी वादा किया। उन्होंने इस रीजन में डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट के लिए एफर्ट्स किए, लेकिन ये एफर्ट्स भी पूरी तरह से सफल नहीं हो पाए। उमा भारती जी ने अपने टेन्योर के दौरान बुंदेलखंड के इरिगेशन और वाटर मैनेजमेंट को इंप्रूव करने के लिए प्लान्स बनाए। उन्होंने बेतवा कैन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जैसे एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किए जो बुंदेलखंड की वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स और लैक ऑफ सस्टेन्ड फोकस के कारण ये प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली इंप्लीमेंट आज तक नहीं हो पाए हैं। कंपैरेटिवली यूपी के अवध रीजन और एमपी के मालवा निमाड़ रीजन को कंसिस्टेंट पॉलिटिकल अटेंशन और डेवलपमेंट फंडिंग मिलती रही। अवध रीजन के इंडस्ट्रियल हब्स जैसे कि लखनऊ और कानपुर को स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट मिलती है। जैसे यहाँ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, इसी तरह मालवा निमाड़ रीजन में भी फोकस्ड डेवलपमेंट एफर्ट्स देखे गए जो यहाँ के लोगों का सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस को इंप्रूव करते हैं। बुंदेलखंड के डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स अक्सर इनएडिक्वेट या पुअरली एग्जीक्यूटेड रहे हैं। फॉर इंस्टेंस 2008 में एलोकेट किए गए 7,000 करोड़ का ग्राउंड लेवल पर लिमिटेड इम्पैक्ट देखने को मिला, जिसके पीछे मेन रीजन करप्शन और इनएफिशिएंट इंप्लीमेंटेशन रहा। ये पॉलिटिकल नेग्लेक्ट बुंदेलखंड को इकोनॉमिक स्टैग्नेशन और अंडर डेवलपमेंट का शिकार बना रहा है। बुंदेलखंड को पॉवर्टी से निकालने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव और मल्टी फेसेड अप्रोच की जरूरत है। सबसे पहले वाटर मैनेजमेंट और इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने की जरूरत है। बेतवा कैन रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जैसे इनिशिएटिव्स को इफेक्टिवली एनवायरनमेंट के साथ बैलेंस करते हुए इंप्लीमेंट करना होगा ताकि वाटर स्कैर्सिटी का समाधान हो सके और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ सके। ये प्रोजेक्ट बुंदेलखंड के किसानों को रिलायबल वाटर सप्लाई प्रोवाइड करेगा जो उनकी फसलों को बढ़ाने में मदद करेगा और अल्टीमेटली इनकम को इंप्रूव करेगा।
दूसरा स्टेप है इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना। बुंदेलखंड के रिच मिनरल रिसोर्सेज का फायदा उठाते हुए माइनिंग और रिलेटेड इंडस्ट्रीज को डेवलप करना चाहिए। इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी और रीजन का इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन होगा। बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के इनिशिएटिव्स को फास्ट ट्रैक करना होगा ताकि इंडस्ट्रियल हब्स जल्दी से जल्दी स्टैब्लिश हो सके। झांसी और चित्रकूट जैसी जगहों को इंडस्ट्रियल सेंटर्स में ट्रांसफॉर्म करने से रीजन की ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। एजुकेशन और हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी मेजर फोकस बनाना होगा। बुंदेलखंड में स्कूल और हॉस्पिटल्स की एक्सेसिबिलिटी को इंप्रूव करना होगा, लिटरेसी रेट्स को बढ़ाना होगा और क्वालिटी एजुकेशन पर भी फोकस करना होगा। एडिशनली हेल्थ केयर फैसिलिटीज को एक्सपैंड करके हॉस्पिटल बेड्स और मेडिकल स्टाफ की संख्या बढ़ानी होगी ताकि लोगों को बेसिक हेल्थ केयर सर्विसेज आसानी से मिल सके। टूरिज्म पोटेंशियल को भी एक्सप्लोर करना होगा। खजुराहो और ओरका जैसे हिस्टोरिकल साइट्स को प्रमोट करके और यहाँ पर नए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके टूरिज्म इंडस्ट्री को बूस्ट किया जा सकता है, जो लोकल इकोनॉमी को सपोर्ट तो करेगा ही, लेकिन नई एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। इसके साथ साथ गवर्नमेंट स्कीम्स और सब्सिडीज को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करना होगा। स्कीम्स लाइक मनरेगा को प्रॉपरली एग्जीक्यूट करके रूरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ाई जा सकती है। फार्मर्स को सब्सिडीज और सपोर्ट प्रोवाइड करके उनकी इकोनॉमिक कंडीशंस को इंप्रूव करने की जरूरत है। लास्टली, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर भी करना होगा। लोकल लीडर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स को बुंदेलखंड के इश्यूज पर फोकस एफर्ट करने की जरूरत है और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को टाइम बाउंड टारगेट से इंप्लीमेंट करने की जरूरत है। बुंदेलखंड का होलिस्टिक डेवलपमेंट तभी होगा जब वाटर मैनेजमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और पॉलिटिकल विल को कंबाइन करके एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी बनाई जाए। तो दोस्तों, यहाँ पर ये वीडियो होती है खत्म। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं और नेक्स्ट आप किस रीजनल इशू के बारे में जानना चाहते हैं ये भी जरूर शेयर करें। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।